सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो मेडिकेशन नहीं है, वो लाइफस्टाइल है। हफ्ते में 3 से 4 दिन आधा घंटा वॉक करते हैं, तेज़ वॉक करते हैं, तो वो आपके स्ट्रोक रिस्क को कम कर देता है। जब भी आपको ऐसी अलामात कोई आए कि बोलने में इशू आए, बाजू काम करना छोड़ जाए, टांग काम करना चाहिए, तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल जाना चाहिए इमरजेंसी, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद कोई मेजर स्ट्रोक ना हो जाए। WHO की लेटेस्ट डेफिनेशन है, उसके मुताबिक इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और रेटिना, आँख का पर्दा। इन तीनों हिस्सों को अगर ब्लड की सप्लाई किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए और वो हिस्सा डेड हो जाए तो उसको हम फॉलेज कहते हैं। इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं स्कीमिक स्ट्रोक और एक को कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। स्कीमिक स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है, 85% केसेस हमारे पास जो आते हैं वो स्कीमिक स्ट्रोक के होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि क्लॉट जो आके दिमाग की किसी वेसल को बंद कर देता है, तो ब्लड सप्लाई उससे आगे हिस्से को जा रही थी वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। दूसरा है हेमोरेजिक, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से छोटी छोटी नसें दिमाग में होती है जो फट जाती हैं, उसकी वजह से जो फॉलेज होता है उसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। जैसे फॉलेज में हमने बताया कि ब्लड सप्लाई डिस्कनेक्ट होने की वजह से एरिया डेड हो जाता है। तो ये में होता है कि क्लॉट आता है, दिमाग की वेसल को बंद करता है, लेकिन किसी वजह से वो क्लॉट ब्रेक होकर आगे निकल जाता है, तो वो हिस्सा डेड तो नहीं होता, लेकिन उसको वक्ती तौर पे इंसल्ट होती है। तो उसकी अलामात बिल्कुल सेम है जैसे स्ट्रोक की होती हैं, लेकिन वो मरीज़ रिकवर कर जाता है, ब्रेन में कोई परमानेंट इंजरी नहीं होती, जबकि फॉलेज में परमानेंट इंजरी हो जाती है ब्रेन में। स्ट्रोक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये अचानक होता है, सडन, लाइक ये हुआ और ये नहीं होता कि ऐसे ऐसा बढ़ रहा है मसला, कई दिन गुजर गए या हफ्ते गुजर गए। ये अचानक मरीज उठता है, उसको कुछ मसाइल होते हैं। उसकी अलामात में जो है वो सबसे कॉमन जो है वो आपकी बोलना बंद, जिसको हो सकता है गड़बड़ हो सकता है, आपको समझ नहीं आ सकती, बाजू काम करना छोड़ सकता है, टांग काम करना छोड़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। तो इनमें से कोई भी अलामात जो है वो हो सकती है। जब भी आपको ऐसी अलामात कोई आए कि बोलने में इशू आए, बाजू काम करना छोड़ जाए, टांग काम करना चाहिए, तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल जाना चाहिए इमरजेंसी, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद कोई मेजर स्ट्रोक ना हो जाए। तो आपको डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है, वेट नहीं करना है। वैसे पहले समझा जाता था कि स्ट्रोक उम्र 50 साल की एज के बाद होता है, लेकिन अब हमने देखा कि यंग लोगों में भी हो सकता है, उनके बच्चों में भी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है। हाँ, ज़्यादा कॉमन ये आफ्टर 50 है, और स्पेशली उन लोगों में जिनको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता हो, या जिनको दिल का इशू हो चुका हो उनमें। लेकिन ये इवन के यंग लोगों में, ख़वातीन में भी कॉमन है। मेल और फीमेल का कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों में तकरीबन इक्वली इसी जैसे स्ट्रोक करते हैं। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टर है स्ट्रोक में, और इवन के हार्ट अटैक वगैरह के साथ जितनी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उन सब में अगर स्ट्रेस ज़्यादा है पेशेंट का, तो उनके चांसेस हैं कि उनको अर्ली स्ट्रोक हो सकता है। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन को ट्रीट करें, स्ट्रेस लेवल को बेहतर करें, इंप्रूव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेस इज मदर ऑफ ऑल डिजीज आप कह सकते हैं। इसमें कुछ काजेज़ ऐसी हैं कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है पेशेंट की, लाइक कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री कोलेस्ट्रॉल की होती है, हार्ट डिजीज़ की होती है, उनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। हमारे जो रिस्क फैक्टर हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, इस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसी उनको, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि CT स्कैन करना होता है इनिशली, देखना होता है कि ये किस टाइप का फॉलेज है, हेमोरेजिक है या स्कीमिक है। दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। दूसरा ये कि स्कीमिक स्ट्रोक में बाद अगर मरीज़ जल्दी आ जाता है 3 घंटे के अंदर, तो ऐसे इंजेक्शन या दवाइयाँ हमारे पास हैं जो क्लॉट को ब्रेक कर सकती हैं। तो इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल मरीज़ को हॉस्पिटल आना चाहिए और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आना चाहिए, ताकि वहाँ पर स्कैन और बेसलाइन वर्कअप उनका हो जाए। फॉलेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट केयर जो है वो है, आपका फॉलेज हो गया और क्लॉट की वजह से जो वेसल बंद हुई है उस क्लॉट को ब्रेक करना। उसके लिए एक तो इंजेक्शन है जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं, ये TPM कहते हैं। वो पाकिस्तान में सिर्फ 2 या 3 हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जैसे आगा खान हॉस्पिटल कराची में, शिफा में, अब शायद फौजी फाउंडेशन में भी स्टार्ट हो रहा है। और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आप डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ जल्दी विदिन 3 to 4.5 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, तो हम उनकी माजूरी को जो है डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे स्ट्रोक यूनिट एक अलग से बनाया गया है। स्ट्रोक यूनिट का होना इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है ताकि फाले के मरीजों को एक स्पेशल तवज्जो दी जाए। नॉर्मली हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा कि स्ट्रोक वाले मरीजों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बस फालेज हो गया, आप खून पतला करने वाली दवाई दें और घर भेज दें। और लेकिन स्ट्रोक यूनिट में ये होता है कि आप इन मरीजों को अलग कर लेते हैं बाकी मरीजों से। इनकी जो मॉनिटरिंग है या केयर है वो बाकी मरीजों से थोड़ा डिफरेंट है। तो स्ट्रोक यूनिट का ये फ़ायदा ये होता है कि उनको स्पेशल केयर उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक यूनिट अवेलेबल है, जहाँ पे हमारे पास 5 बेड्स हैं जिनमें हम क्रिटिकल या एक्यूट जो पेशेंट आते हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है। जब वो स्टेबल होते हैं तो फिर हम उनको शिफ्ट आउट कर देते हैं स्ट्रोक यूनिट से बाहर। स्ट्रोक में इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमें देखना होता है वो पहले 5 से 6 दिन हैं जिनमें जब स्ट्रोक होता है तो दिमाग में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग का मसला ये होता है कि वो उनके ब्रेन बिल्कुल खोपड़ी एक बन जगह है, तो उसमें जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो दिमाग के तन्ने पे प्रेशर डालेगा और वो दिमाग के तन्ने में अब इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ऑक्सीजन के, सांस लेने के और हमारे दिल के। जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो लाइफ का खतरा होता है कि इसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमारा पहला गोल ये होता है कि पेशेंट पे 5-6 दिन आराम से गुजार जाए, उसमें को होश उनका कॉन्शियस लेवल ड्रॉप ना करे, उनकी ब्रीदिंग इफेक्ट ना हो, हार्ट इफेक्ट ना हो। अगर ये फेज़ मरीज गुजार लेता है फिर हम उसको रिकवरी फेज़ में आते हैं। रिकवरी फेज़ इनिशियल तो हम हॉस्पिटल में रखते हैं ताकि हम टेस्ट मुकम्मल कर लें कि वजह क्या है और फैमिली को हम सिखा दें कि वर्जिश कैसे करनी है, मरीज़ का केयर कैसे करना है, साइड बदलना, खाना पीना और सारी चीज़ें। जब हमें लगता है कि पेशेंट इस काबिल है कि फैमिली उसको मतलब हैंडल कर सकते है घर में, तो फिर हम उसको घर में डिस्चार्ज करते हैं। अर्जेंट जो टेस्ट हैं वो तो हम उसका बेस लाइन मतलब ब्लड शुगर हम उनकी सेंड करते हैं, ब्लड काउंट, किडनी, इलेक्ट्रोलाइट्स वो, और साथ में जो है उनके सीटी स्कैन में अर्जेंट करना होता है ताकि हम डिसाइड कर सकें कि इनको ब्लड क्लॉट ब्रेक करने वाला इंजेक्शन देना है या नहीं। अगर लेट्स से वो कैंडिडेट बनता है तो फिर तो हम इंजेक्शन यूज़ करके उनको स्ट्रोक यूनिट में दाखिल कर लेते हैं। अगर वो ड्यूरेशन ज़्यादा हो चुकी है या वो कैंडिडेट नहीं है तो उस केस में भी हम MRI ब्रेन और बाकी काज को आइडेंटिफाई करना होता है कि हुआ क्यों है, क्लॉट आया कहाँ से, क्या दिमाग की नसों से आया है या दिल एक ऐसी जगह है जहाँ से क्लॉट थ्रो कर सके ब्रेन में जा सकते हैं। तो उसके लिए हम एको करते हैं, दिमाग की जो नसों का अल्ट्रासाउंड है वो हम करते हैं, MRI और बाकी इमेजिंग वगैरह। बाकी टेस्ट डिपेंड करता है कि केस सिनेरियो पे डिफरेंट मरीजों की जो डिफरेंट हो सकती हैं तो वो उसके मुताबिक बाकी टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। बाज़ लोगों का स्ट्रोक जो है वो इतना सीवियर नहीं होता तो वो तो इनके व्हील चेयर पर आप उनको लेके जा सकते हैं या बाल लोग चल के भी जा सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों का ये होता है कि उनकी साइड बिल्कुल काम नहीं कर रही होती या बेड रिडन होते हैं, उनमें एहतियात ये करना होता है कि जो उनकी कमज़ोर साइड है उस पर प्रेशर ना पड़े, आप शोल्डर को पुल ना कर लें, उससे वो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। बाकी ये कि वो वीकर साइड पर फ्रैक्चर वगैरह वो डेवलप हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की आसानी पे। आप अगर वो व्हील चेयर पर नहीं बैठ सकता तो आप स्ट्रेचर यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी में बेड यूज़ कर सकते हैं। जो है वो बहुत अनस्टेबल पेशेंट को हम घर भेजते नहीं हैं, घर तब भेजते हैं कि इस काबिल हो कि वो ट्रैवल कर सके। यहाँ पे तो हम फैमिली को बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि उन्होंने रेगुलर क्या करना है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, शुगर चेक करते रहना है, मेडिसिन के इंडिकेशन जो हमने दिए हैं वो रेगुलर इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जनरल केयर है, जनरल केयर से मुराद ये है कि हर 2 घंटे बाद मरीज़ की साइड चेंज करना। अच्छा, बात अगर पेशेंट खाना खा नहीं सकता तो एक NG ट्यूब डली होती है, उनको खाने का तरीका कि हर 4 घंटे बाद उन्होंने कुछ खाने के लिए देना है। बाकी बेड सोर्स मतलब पेशेंट अगर एक ही जगह लेटा रहेगा तो जख्म बन सकते हैं, तो उनकी याद करना। कब्ज़, छोटे पेशाब के लिए, बड़े पेशाब के लिए देखना कि सफाई का इंतज़ाम हो। रेगुलर फिजियोथेरेपी जो वर्जिश यहाँ पे सिखाई गई थी वो घर में भी उसको जारी रखेंगे। बाकी जो है पेशेंट को दवाइयाँ तो चल नहीं लेकिन ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज मरीज डिप्रेस होता है कि यह माजूरी हो गई है ये तो उसको फैमिली का कोई ना कोई आदमी के साथ होना चाहिए जो हेल्प आउट करेंगे, और ये ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम रिकवरी होती रहती है, पेशेंट बेहतर हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बाद मरीज़ बात नहीं कर सकता, अपनी बात समझा नहीं सकता, तो वो जब घर वाले उनकी बात समझते नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है ये। तो इम्पॉर्टेंट ये कि कोई आदमी उसके साथ इशारों से कम्युनिकेट करे, लिखे या किसी तरह उसकी बात समझने की कोशिश की जाइए। बाकी ये कि पेशेंट को जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ की होप हमें रखनी है। अगर हम होप नहीं रखेंगे तो हम केयर करना छोड़ देंगे, पेशेंट सफ़र होते हुए वो उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर देंगे। आपने होप रखनी है, फिजियो करनी है, पेशेंट को इन्वॉल्व करना है, पेशेंट होपफुल होगा तो रिकवरी अर्ली होगी। बाकी जो है वो नेगेटिव पाकिस्तान में बहुत सारे जो है वो
आपके पास जो मिलने आते हैं लोग, तो हर एक अपनी दवाइयाँ बता रहा होता है। कोई बताता कि कबूतर का सूप दे दें इसको, कोई कहते जी पता नहीं कोई यखनी दे दें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपने उनका मशवरा नहीं मानना, उससे उल्टा आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं। तो आपने डॉक्टर के साथ इन कॉन्टेक्ट रहना है, लोगों के बातों पर आपने तवज्जो नहीं देनी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो मेडिकेशन नहीं है, वो लाइफस्टाइल है स्ट्रोक प्रिवेंशन में। इसमें इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन आधा घंटा वॉक करते हैं, तेज़ वॉक करते हैं, तो वो आपके स्ट्रोक रिस्क को कम कर देता है। प्लस आपकी डाइट में अगर आप बेकरी वाली चीज़ें, घी चर्बी वाली चीज़ें अगर आप कम रखें, फल और सब्जियाँ इस्तेमाल करें, तो वो भी आपके रिस्क को कम कर सकता है। नंबर 3 ये कि आपकी स्ट्रेस लेवल, ये वो चीज़ें जिनको आप मैनेज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफस्टाइल का है एज़ कम्पेयर टू मेडिकेशन की। एक तो ये जो ब्लड क्लॉट ब्रेक करने वाला इंजेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 ये कि रिहैब जो फिजियो की फैसिलिटीज़ वो इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 लाइफस्टाइल। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो आपकी स्ट्रोक के रिस्क पे पड़ता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो इवन के उनके पास अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो वो इन चीज़ों को मैनेज आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एम्फेसिस करें कि एक्सरसाइज करें सारे लोग, डाइट अच्छी लें, तो वो इस हिसाब से वो स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दो किस्म की प्रिवेंशन, एक हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन और एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन वो चीज़ें जो फॉलेज नहीं और उससे पहले आप करते हैं तो आपका स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। उसमें ये कि आपके जितने रिस्क फैक्टर हैं उनको आप कम करें। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, बीपी आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में हो, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में हो, आप एक्टिव लाइफस्टाइल आप एक्सरसाइज करते हो, घी चर्बी वाली चीज़ें, स्मोकिंग वगैरह इनको आपने स्टॉप करना है। अगर आपकी कोई फैमिली में रिस्क फैक्टर हैं तो उनको आप बर वक्त आइडेंटिफाई करके ट्रीट करके आप स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन वो है कि पेशेंट को फॉलेज हो गया है और आप जो ये चाह रहे हैं कि उसको मजीद ना हो, दोबारा ना हो, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें एक तो मेडिकेशन है जो हम पेशेंट को दे रहे हैं और बाकी उसके जो रिस्क फैक्टर हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक डिजीज़, स्ट्रेस, इनको कंट्रोल करना।